गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे रेनको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखो बच्चे, मैंने कल आपको जो 12th जो बायोलॉजी में जो अपना एक सीक्वेंसली टॉपिक चल रहे हैं, उसी सीक्वेंसली टॉपिक के बिहाफ में मैंने आपको कल पढ़ाया था कि परागनलिका आपके बीजांड से प्रवेश करती हुई वो कहाँ पे आ गई थी, भ्रूणकोश तक आ गई थी। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था इसके दो और हमें पॉइंट पढ़ने हैं कि फिर परागनलिका का भ्रूणकोश के अंदर किस तरीके से एंट्री होती है, और फिर एंट्री होने के बाद डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन मींस दिन विसर्जन किस प्रकार से संपन्न होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हमें ये सीखना है कि परागनलिका से हमारी कहां तक आ गई थी बच्चे, भ्रूणकोश तक आ गई थी। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां मैं एक भ्रूणकोश बना रहा हूं। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, आप सब लोग जानते हैं। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के कितने सिरे मैंने बताया थे, दो सिरे होते हैं। एक दूसरा होता है निभागी, ठीक है, और एक सिरा था इसका कौन सा, बीजांडद्वारी। आप लोगों को पता है इसके दो सिरे होते हैं, एक निभागी और एक बीजांडद्वारी। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि बीजांडद्वार पे सिर्फ दो कोशिकाएं छोटी छोटी होती थी। ठीक है, जिन कोशिकाओं को हमने क्या कहा था, सहायक कोशिकाएं कहा था। और इन सहायक कोशिकाओं में उंगली नुमा कोई क्या होता है, उपकरण होता है, जिसको कहते हैं फिलीफॉर्म उपकरण। तो आपको मालूम है, तो जब इन दोनों कोशिकाओं के बीच में एक बड़ी कोशिका होती है जिसका जीवदर्भ काफी बड़ा, केंद्रक भी काफी बड़ा होता है, उस कोशिका का नाम क्या था, अंड कोशिका। कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका, एक्सेल। ठीक है बच्चों, ये दो जो कोशिकाएं हैं, ये दोनों कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं, इसकी सहायक कोशिका। ठीक है, और इसके बीच में मैंने आपको बताया था द्वितीय केंद्रक पाया जाता है, बताया मैंने आपको ट्यूबवेल होता है। ये जो सेंट्रल सेल में है, ये क्या है आपका द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, एक ही बात है बच्चों, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, जो कैसे होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं। और ऊपर की ओर इसके एक कोशिकाओं का स्पेशल समुच्चय होता है निभागी शरीर पर, जो तीन कोशिकाओं का एक समुच्चय होता है, एक साथ उपस्थित होती है। इन कोशिकाओं कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल्स। क्लियर बच्चे, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कल टॉपिक में पढ़ाया था कि परागनलिका बीजांडों के तीन प्रकार से प्रवेश करती हुई, या किसी तीन में से कोई एक, चाहे बीजांड, चाहे वो आपके बीजांड द्वार वाली सिरे से आए, चाहे निभागी से आए, चाहे वो आपके अध्यावरण से होकर आए, वो परागनलिका उस भ्रूणकोश में क्या कर जाती है, भ्रूणकोश तक आ जाती है। अब भ्रूणकोश तक आने के बाद क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। मान के चलिएगा आपकी ये कोई क्या है, ये पॉलन ट्यूब आ रही है। क्लियर, ये परागनलिका है। सॉरी, देखिए बच्चों, ये मान के चलो आपकी कोई परागनलिका थी, और ये जो परागनलिका जो आपके प्रवेश करती हुई भ्रूणकोश के पास आ जाती है, तो इसके अंदर आपके तीन केंद्रक होते हैं। नीचे की ओर जो दो केंद्रक होते हैं, उन दो केंद्रकों को कहते हैं क्या, नरयुग्मक। आपको पता है नरयुग्मक होते हैं। और एक जो सबसे नलिका के आगे होता है, परागनलिका के बिल्कुल आगे जो होता है, उस केंद्रक का नाम होता है नलिका केंद्रक। इस केंद्र को क्या कहते हैं, नलिका केंद्रक। अब बच्चे क्या होता है कि परागनलिका का भ्रूणकोश के अंदर जो प्रवेश कराना होता है, वो डिपेंड करता है इस सहायक कोशिकाओं के अंदर उपस्थित फ्लीफॉर्म उपकरण के द्वारा। ठीक है, ये फ्लीफॉर्म उपकरण क्या हेल्प करता है, ये जो फ्लीफॉर्म उपकरण है, ये फ्लीफॉर्म उपकरण बच्चे इस तरीके की कुछ इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस की एक्टिविटी को फास्ट कर देता है, ऐसी उपापचयी क्रियाओं की दर बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये परागनलिका जो होती है, वो परागनलिका कुछ विशेष प्रकार के रसायनों के प्रवेश के कारण क्या होता है कि ये परागनलिका और इसका नलिका केंद्रक, ध्यान देना कि फ्लीफॉर्म उपकरण के आकर्षण के द्वारा या अट्रैक्शन के द्वारा, या कुछ इसमें से स्रावित होने वाले हार्मोन्स और केमिकल्स के द्वारा क्या होता है कि ये जो परागनलिका होती है, वह परागनलिका का नलिका केंद्रक और फ्लीफॉर्म के उपकरण के द्वारा स्रावित होने वाले जो भी केमिकल्स हैं तथा इसकी जो एक्टिविटी है, क्रिया है, उसके कारण दोनों के आपस में फ्यूजन के कारण, साथ ही साथ में ये जो सहायक कोशिकाओं के केंद्रक है, इन सहायक कोशिकाओं के केंद्रकों के भी आपस में अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण के कारण एट लास्ट एक बिंदु ऐसा आता है
कि अचानक क्या होता है कि जैसे ही ये तीनों सहायक कोशिकाओं के केंद्रक फ्रीफॉर्म उपकरण तंतुओं के माध्यम से इस परागनलिका के नलिका केंद्रक से रिएक्शंस करते हैं या एक्टिविटी करते हैं या इससे कोलैप्स होते हैं या इसको ये मान के चलिए आप एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के दौरान क्या होता है कि ये जो परागनलिका होती है, ये परागनलिका का आगे वाला जो सिरा होता है वो एक छोटे से छिद्र के रूप में खुल जाता है। ठीक है बच्चे, जैसे ही छोटे से छिद्र के रूप में खुल जाता है वैसे ही इस परागनलिका का जो नलिका केंद्रक है और सहायक कोशिकाओं के केंद्रक है, ये तीनों केंद्रक आपस में एक दूसरे से ये मान लो टकराहट करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं और कोलिजन के कारण क्या होता है कि दोनों सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, इन दोनों सहायक कोशिकाओं के केंद्रक नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने के बाद साथ साथ में परागनलिका का भी जो नलिका केंद्रक है वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और इस परागनलिका में उपस्थित दोनों ही जो नर युग्मक होते हैं वो दोनों नर युग्मक स्वतंत्र रूप से एक सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके, इस तरीके से ये जो दोनों नर युग्मक हैं ये परागनलिका के स्पटन होने से दोनों के दोनों नर युग्मक एक सहायक कोशिका के जीवद्रव्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही परागनलिका का इस घटना को कहते हैं परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो सहायक कोशिका के फ्री फॉर्म उपकरण और सहायक कोशिका के दोनों केंद्रक और परागनलिका का नलिका केंद्रक आपस में कोलिजन करते हैं, आपस में टकराहट करते हैं, जिसके कारण परागनलिका के ऊपर जो छोटा सा छिद्र बन जाता है और छिद्र बन जाने के कारण ये परागनलिका एक सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश करती है, वहां खुल जाती है और इसमें उपस्थित जो दोनों अगुणित नर युग्मक होते हैं वो सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाते हैं और इस तरीके से परागनलिका से मुक्त हुए नर युग्मक अब एक भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जब परागनलिका के अंदर परागनलिका के दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाते हैं तब अगली घटना आती है, उसका नाम होता है द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन। तो अब हम सीखेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चे, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन का जो अध्ययन था ये विशेष वैज्ञानिक ने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था, आपको एक बात और बताऊं, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की जो घटना है वो सिर्फ उन पादपों में होती है जिन पादपों को हम कहते हैं आवर्तबीजी पादप। आप हमेशा याद रखना है कि द्विनिषेचन व त्रिसंलयन किन पादपों के अंदर संपन्न होता है, तो आपको जवाब देना है कि आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की घटना पाई जाती है। अब बात आती है द्विनिषेचन और त्रिसंलयन है क्या सर, खोजा किसने? द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की घटना का जो अध्ययन है वो एक वैज्ञानिक ने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था प्यारे बच्चों एस.जी. नावास्चिन। अब याद रखना एस.जी. नावास्चिन नाम के एक जो वैज्ञानिक है, उन एस.जी. नावास्चिन ने सबसे पहले आवर्तबीजी पादपों के अंदर द्विनिषेचन व त्रिसंलयन की घटना को देखा और ये जिन पादपों के अंदर देखा था वो पादप थे प्राय आपके लिलियम पादप के अंदर, एक लिलियम पादप था, उस लिलियम पादप के अंदर इन्होंने इस चीज को देखा। क्लियर बच्चे? अब बात आती है सर ये द्विनिषेचन त्रिसंलयन है क्या? अब अपने उसी डायग्राम पे चलिएगा। मैंने अभी बताया था कि जो आपका परागनलिका से निकले जो दोनों नर युग्मक हैं, जैसे ही वो आपके भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाते हैं उनमें से क्या होता है बच्चे, पहला जो नर युग्मक होता है, कौन सा नर युग्मक होता है? पहला जो अवृत नर युग्मक होता है वो तो किसके साथ निषेचन करता है? अंडकोशिका के साथ करता है, जबकि द्वितीय जो नर युग्मक होता है वो किसके साथ निषेचन करता है? वो करता है ध्रुवीय केंद्रकों के साथ। तो अब यहाँ सीखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा क्या होता है कि परागनलिका से निकले नर युग्मक भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाते हैं तो उसमें पहला जो नर युग्मक होता है, पहला जो आपका नर युग्मक होता है, ये जो आपका पहला नर युग्मक है, बड़े गौर से सुनना, ये जो पहला जो आपका प्रथम जो नर युग्मक है, भाई दो है उनमें से पहला, ठीक है बच्चे, दो में से पहला जो नर युग्मक होता है इसका निषेचन किसके साथ होता है? अंडकोशिका के साथ। किसके साथ होता है बच्चे? अंडकोशिका के साथ। ध्यान देना, ये कौन सी कोशिका है? अंडकोशिका है। तो आप प्रथम नर युग्मक और ये क्या हो गया आपका? अंडकोशिका एक्स है। आपको मालूम है नर युग्मक भी कैसा है? अगुणित है। अंडकोशिका भी कैसी है? अगुणित है, एन है। तो अब सीखेंगे कि भ्रूणकोश में पहुंचे हुए दोनों नर युग्मकों में से वह नर युग्मक या प्रथम नर युग्मक का संलयन होता है अंडकोशिका के साथ। इसी घटना को कहते हैं हम सप्त निषेचन। तो पहली बार जब निषेचन का मतलब क्या होता है? नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को कहते हैं निषेचन। ठीक है, आपने सबने सीखा है।
अब यहाँ क्या होता है, प्रथम जो अगुणित नरयुग्मक होता है वो भ्रूणकोश में उपस्थित अगुणित अंडकोशिका के साथ क्या हो जाता है, संलेत हो जाता है। तब N और N दोनों के केंद्रक आपस में मिलकर एक केंद्र की संरचना का निर्माण करते हैं, या एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, 2N संरचना का निर्माण करते हैं। इसी केंद्र को कहते हैं इसी को कहते हैं आपका युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। समझ में आ गया होगा आपके। फिर से देखिएगा, अगुणित जो प्रथम नरयुग्मक जो N होता है वो भ्रूणकोश में उपस्थित अगुणित अंडकोशिका के साथ आपस में संलयन करके एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसको क्या कहते हैं, युग्मनज या जाइगोट। इसी का नाम होता है युग्मनज या जाइगोट। क्लियर। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, हम लोग जानते हैं नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नर युग्मक है और इधर कौन सा युग्मक है, मादा युग्मक। अंडकोशिका में कौन सा युग्मक कहलाती है, मादा। इसका साइन ऐसा होता है और नर का कैसा होता है, ऐसा। ओके, तो नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं सत्य निषेचन। कौन सा निषेचन कहते हैं, सत्य निषेचन। और ये निषेचन अभी पहली बार होगा, इसमें निषेचन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो इसको निषेचन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, या आप इसको कह सकते हैं कि सर ये जो निषेचन हुआ ये पहली बार हुआ, इसलिए इसका नाम है प्रथम निषेचन। याद रखना, तो पहले निषेचन में किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। क्लियर। अब बच्चे क्या होता है, ये जो युग्मनज होता है जो आपका एक कोशिकीय, आप देख सकते हैं सिंगल सेल है, बिल्कुल एक कोशिकीय है, ठीक है, सिंगल सेल है और डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। अब ये क्या होता है, अब इसी युग्मनज में बार बार कौन से विभाजन होते हैं, लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। तो एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा एक विशेष संरचना का निर्माण होता है। उसी संरचना को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण। तो मैं आपके सामने बता देता हूँ, इस टाइप की जो एक स्ट्रक्चर बनेगी प्यारे बच्चों, इस टाइप की जो एक स्ट्रक्चर बनने वाली है, ऐसी ये जो एक स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों, इस टाइप की ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण। ठीक है, ये भ्रूण बनेगा। ठीक है, और ये जो युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन से परिपक्व भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, नाम देते हैं भ्रूणोद्भवन। ये परिभाषा पूछी जाती है बोर्ड में कहीं होगा कि भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर। मतलब युग्मनज में होने वाले बार बार समसूत्री विभाजन से एक युग्मनज का परिपक्व भ्रूण में बदलना कहलाता है भ्रूणोद्भव, जिससे आपके आगे चलकर भ्रूण का विकास होता है। अब आपने सिर्फ भ्रूण का विकास, तो आपने देखा आवर्तबीजी पादपों में 2 प्रकार के भ्रूण बनेंगे भाई, क्योंकि बीज पादप 2 प्रकार के हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री और एक होते हैं द्विबीजपत्री। ज्यादा हम आगे डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, तो भ्रूण कैसा होगा आपका, 2N होगा। भ्रूण कैसा होगा, 2N भ्रूण होगा। ठीक है, 2N होगा। अब देखिएगा आगे, अब आपका ये पहली बार निषेचन हो गया प्रथम नरयुग्मक का और अंडकोशिका का। अब दूसरी बार जो बच्चे निषेचन होता है, दूसरी बार जो निषेचन होता है उसमें आप देखिएगा सेकंड टाइम, और ये दोनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो दूसरी बार बच्चे क्या होता है, अब जो आपका दूसरा अगुणित नरयुग्मक है, आपको पता है सर अभी एक का तो निषेचन होगा, दूसरा बाकी है, तो द्वितीय नरयुग्मक। ठीक है बच्चे, द्वितीय नरयुग्मक भी N होता है। अब इस द्वितीय नरयुग्मक का संलयन किसके साथ होता है, वो होता है आपके द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से। इसको हम क्या कहते थे, ये है हमारा सर द्वितीयक केंद्रक। समझना, द्वितीयक केंद्रक। अब ये कोई मादा युग्मक तो है नहीं, और ये कैसा होता है, 2N। अब इन 3 केंद्रकों का आपस में संलयन होगा, कितने का होगा, 3 का। अब आप देखिए सर, एक युग्मक तो नरयुग्मक है, दूसरा क्या है, युग्मक तो है नहीं, क्या है, द्वितीयक केंद्रक है। तो जब इन दोनों केंद्रकों में या इन तीनों प्रकार के केंद्रकों में जब संलयन होगा, तो इस प्रकार का जो निषेचन है वो सत्य नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है, असत्य कहलाता है। तो बच्चे हम इस निषेचन को कौन सा निषेचन कहते हैं, असत्य निषेचन। आप ध्यान रखना इस चीज को। असत्य में क्यों कह रहा हूं, असत्य यूं कह रहा हूं कि हमेशा निषेचन नर और मादा युग्मकों के बीच में होता है। नर युग्मक का किसी दूसरे केंद्रक के साथ संलयन होगा तो वो सत्य निषेचन नहीं कहलाएगा। अर्थात जब द्वितीय नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन होता है तो इस प्रकार के निषेचन को असत्य निषेचन कहते हैं। अब बात क्या आती है कि अब आप यहां देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने केंद्रक आपस में संलयन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एक तो द्वितीय नर युग्मक है और द्वितीय केंद्रक कितने हैं, 2। तो जब वह घटना, याद रखना परिभाषा आती है, वह घटना जिसमें जब 3 अगुणित केंद्रक आपस में संलयित होते हैं, तो इस प्रकार के संलयन को कहते हैं बच्चे त्रिसंलयन। याद रखना, कौन सा संलयन, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन।
त्रिसंलयन, असत्य निषेचन हुआ त्रिसंलयन। आपको त्रिसंलयन क्यों कि इसमें दो केंद्रक तो द्वितीय केंद्रक के हैं और एक किसका है, नरयुग्मक का है। तो तीन तीन केंद्रकों का जब आपस में संलयन होता है तो इस घटना को त्रिसंलयन कहा जाता है। अब इस त्रिसंलयन के बाद आपके तीन केंद्रक जब आपस में मिल जाएंगे तो एक केंद्रक बनता है, एक केंद्रक बनता है, आप समझ सकते हैं ये एक केंद्रक बनता है। और इस केंद्रक को आप समझ सकते हैं कि इसकी गुणता क्या हो जाएगी, n एक ये और 2n ये, 2n और n मिलकर क्या बना लेंगे 3n। तो आप ये कहेंगे ये क्या है आपका 3n, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। ठीक है बच्चे, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, क्लियर। अब आप एक बात सुनिए, अब बात आती है ये जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बना है, ठीक है, जो कैसा है, त्रिगुणित है और इसका निर्माण किससे हुआ है, त्रिसंलयन की घटना के दौरान हुआ है। और इसका निर्माण में निषेचन कौन सा हुआ है, असत्य। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है कि असत्य निषेचन से क्या बनता है, भ्रूणकोश बनता है। त्रिसंलयन में क्या होता है कि तीन अगुणित केंद्रकों के संलयन की घटना को त्रिसंलयन कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक की गुणता कितनी होती है, 3n होती है। इसमें इस प्रकार का निषेचन कौन सी बार हुआ है, तो पहली बार में निषेचन में नर और मादा युग्मक मिले, दूसरे बार निषेचन में द्वितीय नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक मिले। तो ये कौन सा निषेचन होगा, द्वितीय निषेचन, द्वितीय निषेचन हो गया। तभी आपको मैंने बताया है कि आवर्त बीजी पादपों में निषेचन कितने बार संपन्न होता है, 2 बार। पहली बार तो युग्मनज का निर्माण और दूसरे बार वाले निषेचन में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। इसलिए इस घटना को बोलते हैं द्विनिषेचन। वह घटना जिसमें 2 बार निषेचन संपन्न होता है उसको द्विनिषेचन कहते हैं। और त्रिसंलयन का मतलब दूसरे बार वाले निषेचन में तीन तीन अगुणित केंद्रक आपस में संलयित होकर त्रिगुणित या प्राथमिक भ्रूणकोश त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। अब बच्चों एक बात हो सुनो, ये दोनों घटनाएं ऐसी नहीं है कि ये पहले हो जाए और ये बाद में हो जाए, या ये पहले हो जाए और ये बाद में हो जाए। ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार साथ साथ होती हैं। आगे बच्चे क्या होता है, यही जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है ये भी बार-बार समसूत्री वादन करता है और ये आगे चलकर बच्चे सुविकसित ऊतक का निर्माण करता है, जिस ऊतक को कहते हैं हम लोग भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म। याद रखना इस चीज को। भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणकोश बच्चे एक 3n होता है और ये एक ऐसा ऊतक होता है जिसको हम कहते हैं कोशी ऊतक, जो भोजन प्रदान करने वाला होता है। तो यही भ्रूणकोश जब भ्रूण विकास करता है, क्या करता है, जब भ्रूण विकास करता है, जो इस भ्रूण का परिपक्व या विकास होता है उस टाइम पर इस भ्रूणकोश के द्वारा निकलने वाला जो पोषक पदार्थ है वो इस भ्रूण को दिया जाता है। तो यहां आप लिख सकते हैं भ्रूणकोश के द्वारा क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने सीखा ये द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की घटना है। अब आगे आप सीख सकते हो। अब इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं, जैसे मान के चलो आपको यहाँ एक क्वेश्चन जैसे दिया जाता है कि मैंने बताया कि किसी भी पादप की कोशिका में अगर मान के चलो n बराबर, किसी पादप की कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं, n बराबर कितने हैं, 12 गुणसूत्र हैं। ठीक है बच्चे, तो इसी पादप के भ्रूणकोश में कितने होंगे, भ्रूणकोश में कितने होंगे, तो आपको पता है कि भ्रूणकोश का जो गुणता होती है वो कितनी होती है, भ्रूणकोश बराबर क्या होता है, 3n होता है। तो आप यहाँ कहेंगे 3 और n बराबर कितने इस पादप के, 12, मतलब 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसी कोशिका में। तो इसके भ्रूणकोश में कुल कितने गुणसूत्र होंगे, 36। आप समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपका द्विनिषेचन और त्रिसंलयन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो अपन बच्चे डिस्कस करेंगे कि सर वो युग्मनज से जो भ्रूण का विकास होता है वो किस प्रकार होता है और भ्रूणकोश कितने प्रकार का होता है। ये बोर्ड में किसी से आया था कि भ्रूणकोश के प्रकार बताइएगा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।